आज हम लोग करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड नॉइज पॉल्यूशन। रिसाइकलिंग एंड रीयूज पूरा थ्योरेटिकल है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आता है वो मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। ओके, यह बहुत आसान है। और इसके बाद हमारा नॉइज पॉल्यूशन हमें पढ़ना है। नॉइज पॉल्यूशन भी गुड बहुत ईजी है। हाय, गुड मॉर्निंग। चलो, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि सॉलिड वेस्ट कितने तरीके का है। ठीक, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसका एवरेज डेंसिटी क्या होता है, और उसके बाद में उसको डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके हैं। ओके, और उसके बाद में किस किस पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसमें लिखना है, थ्योरी है, सॉलिड वेस्ट कंटेन्स सॉलिड वेस्ट कंटेन्स both biodegradable solid waste contains both biodegradable and non-biodegradable compounds. Both biodegradable and non-biodegradable compounds. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, it consists of garbage it consists of garbage rubbish, garbage rubbish, food waste food waste combustible waste combustible waste and non-combustible waste, etc. Combustible waste, non-combustible waste, etc. मतलब हर तरीके का कचरा, वेदर इट इज योर बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कुछ भी है, वो सारा का सारा किसके अंदर है, सॉलिड वेस्ट। लिक्विड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, द एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट the average density of solid waste is 300 to 600 kg per meter cube. 300 to 600 kg per meter cube. Average density 300 to 600 kg per meter cube. नेक्स्ट टाइम में लिखना है, the disposal methods the disposal methods Good morning. Hi, good morning. The disposal method that are used to manage the disposal methods that are used to manage solid waste are, पहला है sanitary landfillings. Sanitary landfillings, पांच छह मेथड्स हैं ऐसे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। आपका घर का जो कचरा जाता है, जो सॉलिड वेस्ट है, अगर डस्टबिन से जो वेस्ट निकलता है, आप लोग उसको जाके डस्टबिन के अंदर डाल देते हो, नीचे जो बड़ा डस्टबिन होता है, फिर म्यूनिसिपैलिटी उसको लेके जाती है। अब वो उस कचरे को कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, हम वो चीज पर। एक होता है सैनिटरी लैंडफिल। इसका मतलब क्या होता है, जो सूखी जमीन है, बंजर जमीन जो है, वहां पे जाके कचरे को डाल देंगे और उसके ऊपर वापस से मिट्टी डाल देंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दब जाएगा और नीचे का नीचे ही रह जाएगा। ये हमारा एक डिस्पोजल का तरीका है। तो इसमें लिखना है, सॉलिड वेस्ट इज कैरिड solid waste is carried and dumped into a low-lying area. Solid waste is carried and dumped into a low-lying area
and it is covered by earth, and it is covered by earth, so that so that solid waste is not directly exposed, so that solid waste is not directly exposed. नेक्स्ट लाइन में, the solid waste is kept for the solid waste is kept for 2 to 4 months, kept for 2 to 4 months until complete sterilization occurs, until complete sterilization occurs. अब नेक्स्ट लाइन लिखना, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना, नोट करके लिख लो कैसे. This method is used. This method is used when inorganic content when inorganic content is dominant in solid waste. Inorganic content is dominant in the solid waste. सॉलिड वेस्ट में अगर इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है तो उसको सैनिटरी लैंडफिलिंग किया जाता है. ये फर्स्ट मेथड हुआ. सेकंड होता है barging into sea. Barging into sea मतलब डायरेक्टली क्या करेंगे, तो सॉलिड वेस्ट है उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना कुछ उसको पल्वराइज करे, सीधा उसको समुद्र में डाल देंगे, सीधा ओशियंस में या सीज में, डीप वाटर बॉडीज जो है वहां डाल देंगे. पहले ये चीज करते थे, लाइक समझो ऐसा कुछ 1-2 डिकेड हुए हैं, 1-2 डिकेड से प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है, बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट हो गया, योर न्यूक्लियर वेस्ट, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ये सारा का सारा जब से समुद्र में, सी में, ओशन में जाने लगा है 20 साल से, इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ना एक्वेटिक लाइफ है, उनको खाने में देयर आर टॉक्सिक केमिकल्स और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं, पहले नहीं आती थी. इसमें लिखना है इन द नियर बाय कोस्टल एरियाज, in the nearby coastal areas where sea is available, the nearby coastal areas where sea is available, the solid waste can be dumped. Where sea is available, solid waste can be dumped into the sea. Solid waste can be dumped into the sea without any treatment. Without any treatment. थर्ड आता है incineration. Third is incineration. Incineration का मतलब होता है, सिंपल से क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट लेंगे, उसको जला देंगे, उसको बर्न कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन. इसमें लिखना है it consists of burning of solid waste. It consists of burning of solid waste in the incinerator, and with proper burning at high temperature, with proper burning at high temperature,
The solid waste gets split in three categories. In three categories. First, gas. This includes CO, CO2, H4, etc. Liquids like tar, oil, etc. Solid products is basically byproduct of any reaction like charcoal. इंसिनरेटर में बेसिकली तीन चीजें बनती हैं. अब गैसेस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि हम लोग ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड करा रहे हैं. अगर ऑक्सीजन अच्छा खासा प्रोवाइड करा रहे हैं तो CO2 बनेगा. उससे कम प्रोवाइड करा रहे हैं तो CO बनेगा. और बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन है तो मीथेन बनेगा, CH4. इनमें गैसेस का ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, by burning at high temperature ब्रैकेट में लिख लो, हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में pyrolysis it will lead to air pollution problems. It will lead to air pollution problems. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, the main advantage of this method is the reduction in volume. Main advantage this method is the reduction in volume of solid waste. Is a reduction in volume of solid waste. फोर्थ आता है पल्वराइजेशन. पल्वराइजेशन का मतलब है जो सॉलिड वेस्ट है उसको ग्राइंड कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको डिस्पोज करेंगे. इसमें लिखना है, सॉलिड वेस्ट इज पल्वराइज्ड in a grinding machine so as to reduce its size and change in physical character. नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखना है, after that it can be safely disposed. और लास्ट आता है फिफ्थ, कंपोस्टिंग. अगर सॉलिड वेस्ट में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है तो जो गांव में करते हैं क्या करते हैं, इसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं. सॉलिड वेस्ट है उसको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं
और उसको फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज करते हैं। तो इसमें लिखना है, इफ द सॉलिड वेस्ट कंटेन्स, if the solid waste contains large quantity of, if the solid waste contains large quantity of organic matter, the solid waste contains large quantity of organic matter, then this method can be used. नेक्स्ट लाइन में लिखना, composting is done, composting is done by means of vermiculture, by means of vermiculture. वर्मीकल्चर होता है, हम लोग किसी भी चीज का ग्रोथ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्म्स। नेक्स्ट लाइन में, द फाइनल एंड प्रोडक्ट, फाइनल एंड प्रोडक्ट इज मैन्योर, द फाइनल एंड प्रोडक्ट इज मैन्योर which can be used, which can be used in agricultural fields. ये बेसिक 5 हो गए। इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन सिंपल सा ये बन सकता है कि पांचों बता देगा कौन सा मेथड तब यूज करते हैं व्हेन ऑर्गेनिक कंटेंट इज स्मूथ, ऐसा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आता। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एक नोट और लिखना है। नोट में लिखना है, apart from all these methods, apart from all these methods, there are two more methods, there are two more methods. First है इंदौर मेथड, इंदौर मेथड पहली बार इंदौर में देखा गया, मतलब वहां पे बना है, इसलिए इंदौर आपको पता है क्लीनेस्ट सिटी है, तो इंदौर मेथड। इसमें लिखना है, एक ही लाइन लिखनी है, इट इज परफॉर्म एरोबिकली, परफॉर्म एरोबिकली। और सेकंड है बेंगलोर मेथड, लिखना है परफॉर्म एनारोबिकली। इस वाले पार्ट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक ही तरीके हो सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि किसी सॉलिड वेस्ट को जला रहे हैं, ठीक है, तो उससे कुछ गैसेस निकलेंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे समथिंग वी हैव सॉलिड वेस्ट, अगर इसको जलाएंगे, ओके, कुछ भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, सॉलिड वेस्ट छोड़ो, किसी भी चीज को आप जलाओगे, किसी भी चीज को जलाएंगे, तो दैट विल गिव ओनली एंड ओनली CO2 प्लस H2। सारी चीजें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, प्रोवाइडेड ये एरोबिक है। अगर एनएरोबिक रहेगा तो CO2 की जगह क्या बनने लगेगा, मीथेन बनेगा, अमोनिया बनने लग जाएगा, H2S गैस बनेगी, एसिड्स बनेंगे, एल्कोहल्स बनेंगे, अगर एनएरोबिक है। बट सिंस हम लोग सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट मोर और लेस लाइकली कि ये आपका एरोबिक ही रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही इसको बर्न करता है।
यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है हर बार बस। अब इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट होगा, सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट हो रहा होगा। इसमें ये पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ये चीजें पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, मैंने आपको क्या बोला, CO2 हो सकता है इफ योर प्रोसेस इज एरोबिक। अगर हम लोग जला रहे हैं और ऊपर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कोई कंटेनर ले लिया, कंटेनर को आग में रख दिया और उसको पूरा का पूरा कवर कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो वहाँ पे गैसेस की जगह क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, H2S गैस बनेगा, NH3 बनेगा, एसिड्स एल्कोहल्स बनेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस भी बन सकती है। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब CO2 हो गया, CH4 हो गया एंड वाटर वेपर, ये सारा का सारा ग्रीन हाउस गैस होता है। एयर पोल्यूशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन पूछ सकता है, इक्वेशन बैलेंस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन है 50 grams of CO2 and 25 grams of CH4 are produced from a municipal solid waste with formula weight 120 grams. What is the per capita greenhouse gas production? What is the per capita greenhouse gas production in a city of 1 million people? The municipal solid waste production rate of 500 tons per day. आंसर आपको निकालना है ग्राम पर डे। ये गेट के लेवल का ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला वेट ऑफ 120 क्लियर नहीं।
बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। T1 2.5. हाँ, आंसर T1 2.5 ग्राम्स पर। किस किसके नहीं आ रहा? मनीष आया? मनीष रिजवान? नहीं आ रहा है। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। देखो 50 grams of CO2 and 25 grams of CH4 are produced from a municipal waste of formula weight 120 grams। यानी बात वही हो रही है, कुछ सॉलिड वेस्ट है, उसको बर्न किया है, तो CO2 प्लस CH4 ये चीजें कुछ बन गई। इसका दे रखा है 120 ग्राम्स, और ये दोनों मिला के ग्रीन हाउस ही है, कितना बन रहा है? 75 ग्राम्स। अब ऐसा बोल रहा है व्हाट इज द पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन, यानी एक आदमी से कितना ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन हो रहा है इन अ सिटी जिसके अंदर 1 मिलियन पीपल है, मतलब 10 लाख लोग हैं, और प्रोडक्शन रेट कितना है 500 टन पर डे। टोटल मिला के कितना हो रहा है 500 टन पर डे। तो या तो आप एक काम ये कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे ये निकाल रहे हैं कि एक आदमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अगर 500 टन पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 लाख पीपल, मतलब 1 मिलियन हो गया ये, तो एक आदमी कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? उल्टा लिख दिया मैंने। 3 लाख मिलके 500 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर डे प्रोड्यूस कर रहे, तो वन कैपिटा, वन पर्सन, वन इंडिविजुअल कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? 10 लाख केजी पर डे। इसको चाहो तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, हमें ग्राम पर डे में आंसर लिखना है। 10 टू पावर 6, तो ये कैंसिल हो गया, कितना है 500 ग्राम पर डे। एक दिन में एक इंडिविजुअल कितना प्रोड्यूस कर रहा है सॉलिड वेस्ट? 500 ग्राम्स पर डे। और 500 ग्राम्स पर डे प्रोड्यूस करता है, तो वो कितना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहा है ये पूछ रहा है। 120 से 75 बन रहा है, 1 से कितना बनेगा 75 अपॉन 120, तो 500 ग्राम्स पर डे से कितना बनेगा 75 अपॉन 120 इंटू 500, 312.5 ग्राम पर डे। सिंपल सर, 312.5 ग्राम्स पर डे। इस तरीके का ही क्वेश्चन अगर आता है तो यही आएगा, इसके अलावा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब बंद हो गए हैं।
क्वेश्चन आता है तो यही आएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन। फिर हो सकता है ग्रीन हाउस की जगह कोई और गैस पूछ लेगा, CO2 का सर पूछ लेगा। हाँ ऋषभ, सर एक ही साथ CO2 और CH4 कैसे बनेगा सर? क्योंकि या वो तो कंडीशन एरोबिक होगा या ग्रीन हाउस एनारोबिक? गैस बोल रहा है ना, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है CO2, CH4 और वाटर वेपर, ये चीजें। ग्रीन हाउस का सर गैस, एरोबिक कंडीशन होगा तब ना CO2 बनेगा। वो तो अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो हम ऐसे ही समझेंगे कि एरोबिक है, अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो। सिंपल सर, ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये है कि आपका CO2 CH4 बनता है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। ये भी छोटा सा है, इससे न्यूमेरिकल आता है, बट एज ऑफ नाउ आपके गेट के सिलेबस में नहीं है। दूसरे क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक आपको थोड़ा सा थ्योरी जानना है, स्लाइड थ्योरी, कुछ परमिसिबल लेवल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। कुछ लेवल से जो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। इसके अलावा फिर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट आता है। आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट नॉइज, एवरेज नॉइज, टोटल नॉइज, पहले अगर पढ़ा है तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा दैट इज एंटायरली डिफरेंट। उसमें हम लोग कोई मतलब बड़े बड़े फॉर्मूले ध्यान नहीं रखते, कोई बड़ा फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते। बहुत सिंपल से सिर्फ क्लास 11th का एक टॉप कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डॉपलर इफेक्ट, उससे क्वेश्चन होने लगेंगे। तो हम लोग नॉइज पोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? इसमें लिखना है द अनवांटेड साउंड, द अनवांटेड साउंड is known as noise. The unwanted sound is known as noise, and the change of pressure level, the change of pressure level in air, and the change of pressure level in air is responsible for production of sound. Responsible for production of sound. Next line में sound wave moves in the form of sinusoidal path. साइनसोइडल यानी जो हमारा साइन कर्व होता है, ऐसे साउंड वेव कुछ मूव करता है। सिंपल सा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो दैट इज समथिंग कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एयर के अंदर प्रेशर के फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और वो नॉइज आप तक पहुंच रही है, नॉइज या जो भी साउंड है वो आप तक पहुंच रहा है। साइनसोइडल पाथ या आइडियल पाथ होता है। ओके, दिस इज एन आइडियल पाथ। एक्चुअल कैसा होता है रियलिटी में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बात क्या दिखाता है कि जैसे एक आदमी यहाँ पे, देयर इज दिस इंडिविजुअल, और यहाँ पे एक दूसरा इंडिविजुअल, अगर ये कुछ उसको बोल रहा है तो इस तरीके से कुछ उसकी आवाज जा रही है। बट सेम इंडिविजुअल अगर इस जगह पर अभी इसको बोलेगा तो ये वाला इंडिविजुअल जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसका आवाज क्या होगी? कम सुनाई देने लगेगी। यानी प्रैक्टिकली ये कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, हम लोग आइडियल केस पढ़ते हैं, क्या होता है आदमी कितना भी दूर हो उसको इसी तरीके से सुनाई देगा। यहाँ पे है या यहाँ पे, उसको इसी तरीके से सुनाई देगा। इसके लिए लॉसेस नहीं है।
जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आदमी एक जगह से जितना दूर जाता जाएगा उसको उतना कम सुनाई देने लगेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल केस है, दिस इज रियलिटी। ये आइडियल केस है, थ्योरेटिकल है, जिसको लेके हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह करें। ये हम नहीं पढ़ते, हम ये वाला पढ़ते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट लाइन लिखनी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, the amplitude of sound waves is expressed in terms of is expressed in terms of pressure like So the amplitude of sound the amplitude of sound is measured in terms of pressure is measured in terms of pressure like जो प्रेशर का यूनिट है पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, sound is measured in the unit of sound is measured also in the unit of decibels dB डेसिबल्स। प्रेशर की यूनिट में भी करते हैं, डेसिबल्स की यूनिट में भी करते हैं। कॉमन आदमी को समझाना होता है तो हम डेसिबल्स की यूनिट में चलते हैं dB, और कैलकुलेशंस वगैरह करनी है तो प्रेशर की यूनिट्स में भी चलते हैं। हम लोग इसमें चलेंगे वो dB रहेगा। 99% केसेस में dB ही होता है, प्रेशर के टर्म से कोई नहीं बताता कि साउंड प्रेशर लेवल जो है या जो साउंड मूव कर रहा है वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की उससे प्रेशर से मूव कर रहा है। हम डेसिबल्स बोलते हैं कि साउंड का लेवल 20 dB है, 30 dB है, समथिंग लाइक दैट। अब नेक्स्ट लाइन लिखना है इसमें, द साउंड प्रेशर वेव्स which our ear can detect are classified as audible sound ranging from 20 micropascals to 200 Newton per meter, ranging from 20 micropascals to 200 Newton per meter square। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो साउंड सुनने का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हमें सुनाई देता है। दिस इज कॉल्ड सॉनिक रेंज। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कॉल्ड सॉनिक रेंज, जो सुनाई दे सकती है। 20 हर्ट्ज से नीचे दैट इज कॉल्ड सबसोनिक, 20,000 के ऊपर सुपरसोनिक, और उसके बाद में और आता है अल्ट्रासोनिक आता है, काम का नहीं। सबसोनिक वो होता है जो हम लोग सुन नहीं सकते, हमारे ईयर्स डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कुछ साउंड ऐसा होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलर डॉग्स होते हैं, वो 20 हर्ट्ज के नीचे बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। और कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे एंटीना वगैरह हो गया, आपके ऊपर जो एंटीना होता है जहाँ से आपका टीवी का लाइव कवरेज आता है, उसके ऊपर 20,000 से ऊपर का फ्रीक्वेंसी होता है, वो भी हम लोग सुन नहीं सकते। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑडिबल रेंज क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, द साउंड प्रेशर
sound pressure at which it is just audible, at which it is just audible, is known as threshold sound level, is known as threshold sound level, which is threshold sound level, which is 20 माइक्रोपास्कल। 20 माइक्रोपास्कल ये सबसे स्लाइटेस्ट साउंड है जो कि ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। इसके नीचे जाएगा 19 माइक्रोपास्कल, 18 माइक्रोपास्कल, तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसको इस तरीके से समझ लो, 20 माइक्रोपास्कल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है। हालांकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड दिस फ्रीक्वेंसी, प्रेशर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं है, अलग अलग टर्म्स में निकालते हैं तो 20 माइक्रोपास्कल का प्रेशर सबसे कम फील होता है, वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग में 20 हर्ट्ज। साउंड के बारे में कुछ कुछ समझ में आया कि साउंड जो है दैट प्रोपोगेट्स इन साइनसोइडल वेव। अगर आपको कुछ साउंड सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो कैसे आ रहा है? इट इज कमिंग इन फॉर्म्स ऑफ एयर के अंदर कुछ प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अलाइनिंग इन सम पर्टिकुलर ट्रेंड, उसके कारण आपको कुछ आवाज सुनाई देगी। ओके, आवाज सुनाई दे रही है बिकॉज देयर इज सम प्रेशर वेरिएशन। कौन सी आवाज सुनाई देगी? जो 20 माइक्रोपास्कल से लेके 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में, 20 माइक्रोपास्कल से लेके 200 पास्कल के बीच में है, वो सुनाई देगा। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज के नीचे सुनाई नहीं देगा, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी सुनाई नहीं देगा। अब कुछ कुछ लिखने हैं परमिसिबल वैल्यूज। अच्छा, एक नोट करके, अच्छा नहीं, पहले एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं। permissible noise levels, permissible noise levels, कैटेगरी डे टाइम हो गया और एक हो गया नाइट टाइम। इंडस्ट्रियल 25 dB, 70 dB। कमर्शियल 50 dB, 40 dB। जब ये लेवल्स याद रखना है, ये लेवल्स एग्जाम में पूछ लेता है। अभी तो खैर ये गेट से हट गया है, पहले आता था तो ये लेवल्स पूछते कि परमिसिबल लेवल्स क्या क्या है। मतलब मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो जो पढ़ाई करते हो, अगर फैन चल रहा है ऊपर, तो फैन चलने का जो साउंड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेसिबल्स, 20 से 25 डेसिबल्स। और जो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो हॉर्न होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 110 डेसिबल्स। और मैं जो बात कर रहा हूँ दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 40 डेसिबल्स कुछ होगा। ओके, तो इंडस्ट्रियल में डे टाइम पे परमिसिबल 75 है, नाइट में 70। ये सारी चीजें। साइलेंस जोन का मतलब होता है लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, तो दैट इज कॉल्ड साइलेंस जोन। 50 डेसिबल्स, 40 डेसिबल्स क्लियरली मेंशन करता है कि आपको कौन सा वाला बताना है।
क्लियरली बताता है कि आपको डे टाइम में, नाइट टाइम में। इन केस अगर कुछ भी नहीं बोलता है, व्हाट इज द परमिसिबल लेवल इन इंडस्ट्रीज, तो आपको ये वाला, दिस विल बी योर बाय डिफॉल्ट डे टाइम पे, अगर कुछ भी नहीं बोलता है। ओ सॉरी, नॉट दिस, ये नहीं, ये वाला आपका बाय डिफॉल्ट नाइट टाइम, कुछ भी नहीं बोलता है तो ओके। हाँ, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। ओके, अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट कैसा हो सकता है। हम्म, ऐसा है कि एक जगह यहाँ से साउंड आ रहा है, एक जगह यहाँ से साउंड आ रहा है। मान लो ऐसे 50 डीबी आ रहा है, यहाँ से भी 50 डीबी कुछ आ रहा है, तो दोनों क्लब करके किसी एक जगह आएगा, तो वो कितना साउंड प्रेशर क्रिएट करेगा, साउंड प्रेशर लेवल ये कितना डेसिबल्स होगा, वो हमें बताना। 50 यहाँ से आ रहा है, 50 यहाँ से आ रहा है, डज नॉट मीन कि बीच में आके 100 हो जाएगा, वो नहीं होगा। कितना होगा वो बताना है। अब ये भी हो सकता है कि दूसरा केस ये, एक तरफ 50 है, 30 है, 20 है, 40 है, 50, 30, 20, 40, व्हाट इज द एवरेज साउंड, एवरेज कितना है। अब उसके बाद में थर्ड टाइप का ये बनता है कि एक जगह 50 डेसिबल्स चलाया 10 मिनट के लिए, फिर चलाया 20 डेसिबल्स फॉर अनदर 15 मिनट्स, देन 30 डेसिबल्स फॉर हाफ एन आवर। अब इनका एवरेज कितना निकल के आएगा अलग अलग टाइम पे। तो तीन तरीके के केसेस बनते हैं जिसमें क्वेश्चन आता है। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्लास 11th का डॉपलर इफेक्ट साउंड के अंदर, तो बताते हैं। हम यहाँ पे साउंड को अब कन्वर्ट करेंगे इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी में, क्योंकि इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि देयर इज दिस, ये सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दिस सोर्स विल यूज सम एनर्जी, उसको चाहिए, पावर चाहिएगा। कोई सा भी सोर्स है, जैसे मेरे पास आई हैव माय फोन, जिसमें मैंने कुछ गाने चलाए, दैट इज सोर्स। फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, दिस इज माय सोर्स, ये सोर्स है। ये सोर्स क्या कर रहा है, ये आवाज क्रिएट करेगा। ओके, आवाज क्रिएट करेगा, क्या होगा, इट विल यूज सम पावर। अब यहां से साउंड वेव्स हर डायरेक्शन में जाएगी, विल मूव इन एवरी डायरेक्शन यहाँ से। बट हम कुछ ऐसा करके कर सकते हैं कि माइक को हमारी तरफ कर दें, तो मोस्टली ऐसा होगा कि मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी और मोस्ट ऑफ द साउंड विल कम इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब मान लो इट इज यूजिंग अ पावर ऑफ पी वॉट्स। ओके, कुछ पी वॉट का पावर यूज कर रहा है, और उसके बाद में ये मान लो ये ऐसे ऐसे कुछ और यहाँ पे एक आदमी पर, देयर इज दिस ह्यूमन जिसको साउंड सुनाई दे रहा है। अब इसके ईयर के लिए, इसके रेंज में जितना साउंड आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, समथिंग इन मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ओके, देखो ये जितना जितना दूर होता जाएगा, ये जो आदमी है जितना जितना दूर होता जाएगा, इसके लिए ये सुनने का जो एरिया है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जहां जहां से सुनाई दे सकता है वो एरिया बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी आई, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इज वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। देखो ऐसा है, इस सोर्स के को ऐसे विजुलाइज करना, सोर्स के इस आदमी को बिल्कुल पास में ले आओ, एकदम पास में ले आओ, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सुनाई देगा। बहुत ज्यादा सुनाई देगा यानी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, या तो एरिया कम हो जाए, पावर तो सेम यूज कर रहा है,
है ना, पावर तो सेम यूज कर रहा है, एरिया कम हो रहा है जब वो बहुत पास में आ रहा है। अब जैसे 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 दूर जाता जाएगा, जितना दूर जाएगा तो कम सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है। इंटेंसिटी कम कब होगी, पावर तो वो सेम यूज कर रहा है, एरिया क्या हो, बढ़ने लग जाए। ठीक है, एरिया बढ़ने लग जाए, इसको जो सुनने का जो एरिया है, इसके लिए एक आदमी के लिए जो एरिया होता है वो क्या होगा, वो बढ़ने लग जाए। तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी। अब व्हाट्स पर मीटर स्क्वायर, थ्रेशोल्ड है। अब थ्रेशोल्ड किसको बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। देखो यहाँ से यह आदमी को इस डिस्टेंस तक तो इसको सुनाई दे रहा है, धीरे 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 जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है इसको सुनना कम हो जाएगा, बहुत मुश्किल से सुनाई देगा। हम मैक्सिमम उस डिस्टेंस तक जाना चाहते हैं जहां पे इसको जस्ट सुनाई दे रहा है, जस्ट सुनाई दे रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं जब उसको जस्ट सुनाई देगा। तो उस टाइम पे जो इंटेंसिटी आएगी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी व्हिच विल बी मिनिमम। तो दिस इज इक्वल टू 10 to power minus 12 watts per meter square, 10 to power minus 12 watts per meter square। और जस्ट आपको नॉलेज के लिए, अगर इंटेंसिटी 1 watt per meter square होती है तो आपके कान को ब्लो कर देगी, वो पर्दे वर्दे से फाड़ देगी। अगर 1 watt per meter square होता है, 10 to power minus 12 मिनिमम मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो जस्ट सुनाई देता है। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, ओके, आई नॉट का वैल्यू परमानेंटली याद रखो, 10 to power minus 12 watts per meter square। अब ये इक्वेशन बीटा इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट, ये याद रखना है। और उसके बाद में इंटेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, R इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम सोर्स। सिर्फ ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ओके। फिर बीटा इज साउंड इन डेसिबल्स, अगर वो डेसिबल्स में ना देके बेल्स में देता है, बेल्स है, साउंड बहुत कम होता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल लगा देते हैं। अगर वो बेल्स में बोलता है तो बीटा कितना हो जाएगा, log I अपॉन I नॉट। डेसी का मतलब 10 होता है इसलिए हम लोग 10 लगाते हैं। अगर उसे बेल्स में बोलता है तो आपको 10 हटा देना है, सिंपल सा। बट ये वाला तो है नहीं, ठीक है डेसिबल्स। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा आएगा देखना, यहाँ पे I अपॉन I नॉट, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा, सब जगह सिर्फ फॉर्मूले बताते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं, वो नहीं बता I अपॉन I नॉट। अब यहां से अगर आपको ऐसा बोलता है, देखो केस वन करते हैं, अगर ऐसा बोलता है कि एक बीटा 1 है 50 डेसिबल्स, एक बीटा 2 है लेट्स से 70 डेसिबल्स, फाइंड व्हाट इज द टोटल साउंड इन डेसिबल्स, ये निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल साउंड इन डेसिबल्स। आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बीटा 1 इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट, ओके। बीटा 1 मुझे पता है 50 है, 10 log I1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 12, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 12। यहाँ से मैं I1 का वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे पास I1 आ जाएगा। सेम बीटा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग I2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई, अब जो पूछेगा वो कर सकते हैं। अगर वो टोटल बोलता है, टोटल बोलता है तो हमें क्या कर देना है, अगर वो टोटल बोलता है तो आप I को क्या करोगे, I1 प्लस I2 और फिर बीटा निकाल लो, 10 log I अपॉन I नॉट, ठीक है, सिंपल सा पार्ट। ये हमारा आ गया केस वन के लिए, 50 और 70 दे रखा हो तो इसके लिए I1 निकालो, इसके लिए I2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो और फिर इसके अंदर लगा दो I अपॉन I नॉट, तो ये आपको टोटल साउंड लेवल आ जाएगा।
टोटल डेसिबल से आता है, ठीक है, सिंपल सा। अब केस 2 पे आता है, ऐसे ही ले लेते हैं, बीटा 1 दे रखा है 50 डेसिबल्स, बीटा 2 मान लो 70 डेसिबल्स है, और बीटा 3 दे रखा है फॉर एग्जांपल 60 डेसिबल। फाइंड एवरेज बीटा, एवरेज बीटा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, बीटा 1 के कोरस्पॉन्डिंग I1 निकालेंगे, बीटा 2 के कोरस्पॉन्डिंग I2, बीटा 3 की कोरस्पॉन्डिंग I3। एवरेज I किसके बराबर आएगा, 3। अब एवरेज बीटा निकालना है तो इसके लिए 10 log I अपॉन I0। है समझ में, ये आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा जो आप पहले पढ़ चुके हो। मतलब आई गेस सब तो नहीं पढ़े होंगे, बट शांतु शायद पढ़ चुके हो ये वाली चीज, शांतु एंड ईशा पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आता है केस 3 लास्ट, लेट बीटा 1 इक्वल टू 50 डेसिबल्स फॉर समथिंग t1 टाइम, बीटा 2 70 डेसिबल्स फॉर समथिंग t2 टाइम, और बीटा 3 60 डेसिबल्स फॉर समथिंग t3 टाइम। तो करना क्या है, सबसे पहले t1 को छोड़ दो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की कोरस्पॉन्डिंग निकालो, I1 I2 I3, और उसके बाद I निकाल लो कैसे, I1 T1 I2 T2 I3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। फिर जो बीटा पूछेगा 10 log I अपॉन I0 रख देना। दैट्स इट, बस ये पार्ट ध्यान रखो, और सारा क्वेश्चन होता था। और अब तो खैर ये कोर्स नहीं, हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और इसको बंद कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ये समझ में आ गया सबके। चलो नोट कर लिए। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। आगे आप दूसरे के देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह बताते हैं, लंबे लंबे इसके फॉर्मूले होते हैं, उससे करते हैं। तो ध्यान से करें, कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लिख लो, फिर बताना, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। हो गया सर। चलो क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द टोटल साउंड, फाइंड द टोटल साउंड
in decibel. When dB, 9 dB, 70 dB and 79 dB are coming from 4 sources. टोटल बताना है. ये गेट 2018 का क्वेश्चन है शायद ये. 60 dB, 69 dB, 70 dB and 79 dB. आई वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग I1 निकालो, I2, I3, I4. टोटल I हो जाएगा I1 plus I2 plus I3 plus I4. बीटा निकल जाएगा 10 log I upon I0. That's it. Finish. सेवन टू 1.98. 79 कुछ आ रहा है. इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग I1 10 to power minus 6 आएगा. इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग I 36. कितना आ रहा है? 79.36. हाँ 79 सही. I3 हमारे लिए आएगा 10 to power minus 5 और I4 कितना आएगा? 12 minus 4. करना क्या है कुछ नहीं. I1 plus I2 plus I3 plus I4 कर दो, सबको ऐड कर देना जो भी आएगा और बीटा को लिख दो 10 log I upon I0. क्या आ रहा है? 79.93 decibels. 9.93 decibels. ये क्वेश्चन है, पहले आते थे गेट में, अब तो नहीं आ रहे. तो नॉइज पोल्यूशन ही हट गया. आता था तो ये पार्ट बहुत इजी हुआ करता था.